मकान नंबर 402। एक ऐसा मकान जो पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था। आबादी से दूर सुनसान जगह पर बना ये मकान देखने में बड़ा ही आधुनिक था। फर्श पर अच्छी टाइल्स, मॉडर्न किचन, सुंदर बेडरूम, इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध थीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मकान पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था और आज यहाँ संजीव 15 दिनों के लिए आ रहा है। आइए देखें कि वो कौन होगा। मेरा नाम संजीव है और मैं आज ऑफिस के काम से हिमाचल के धर्मशाला शहर के लिए निकला हूँ। मुझे ऑफिस के काम से 15 दिनों के लिए धर्मशाला जाना है। वहाँ मैंने रहने के लिए एक मकान 15 दिन के लिए किराए पर लिया है, जिसका इंतज़ाम मेरे एक दोस्त दीपक ने किया है, जो कि धर्मशाला में ही रहता है। वैसे तो कोई भी मकान 1 महीने से कम के लिए किराए पर नहीं मिलता और इसी कारण मुझे मकान ढूंढने में काफ़ी परेशानी आई। लेकिन मुझे तो मकान 15 दिन के लिए ही किराए पर चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा 1 महीने का किराया फालतू क्यों दूं। इसलिए मेरे दोस्त दीपक ने बड़ी मुश्किल से इस मकान का इंतज़ाम किया है। जो मकान मैंने किराए पर लिया है वो पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा है और उसके मकान मालिक वाशिंगटन में रहते हैं। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मकान के केयर टेकर ने मकान में साफ़ सफाई करवा दी है और अब मैं धर्मशाला में उस जगह पहुँचने वाला हूँ जहाँ वो मकान है। आसमान में काले बादल घेर आए हैं और दिन में ही बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ज़ोरदार बारिश होने वाली है। हवाएं चल रही हैं। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। मैं बारिश शुरू होने से पहले ही उस मकान पर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन यहां से आगे का रास्ता बहुत सुनसान है। मैंने गूगल मैप खोला, लेकिन गूगल मैप भी ये रास्ता नहीं बता रहा। मैंने चाहा कि किसी से रास्ता पूछ लूं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। दूर दूर तक केवल पेड़ पौधे फैले हुए हैं, जो बादलों से हुए अंधेरे में हरे से काले पड़ गए हैं। मैं कुछ दूर चला तो मुझे एक चाय की दुकान नज़र आई, जिस पर एक जवान लड़का बैठा है। चाय की दुकान देखकर मेरी सांस में सांस आई कि चलो कोई तो दिखा। मैं चाय की दुकान की तरफ बढ़ा और चाय वाले से पूछा, भैया ये मकान नंबर 402 कहाँ है? चाय वाले ने एक बार मुझे खामोशी से देखा और बिना कुछ बोले ही आगे की तरफ इशारा कर दिया। मुझे लगा चाय वाले को इतना क्या घमंड है, रास्ता बोलकर नहीं बता सकता था क्या? लेकिन मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गया। और कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने की तरफ एक मकान दिखा। ये एक 2 मंजिला मकान है। ऊपर की तरफ झोंपड़ी का डिज़ाइन बना है। पूरे मकान पर डार्क ग्रे जैसा कलर है, लगभग काले बादलों जैसा। मकान के पिल्लरों पर 2 लाइटें लगी हैं और नेम प्लेट पर लिखा है मकान नंबर 402। मैंने मकान को देखकर चैन की सांस ली और बोला, काश मकान मिला तो सही। मैंने मकान के आसपास देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, केवल वही एक मकान था। मैंने सोचा यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन 15 दिनों तक करूँगा क्या? कोई बोलने वाला तक नहीं है यहाँ। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, अब आ गया हूँ तो रहना तो पड़ेगा ही। मैं बहुत थक गया था
इसलिए मैंने सोचा पहले चल के एक कप चाय पीऊँगा और फिर आराम करूँगा। मैंने मकान का ताला और मकान के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर आने से पहले मुझे ये नहीं पता कि यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद कुछ ऐसा जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा हो। मैं मकान के अंदर दाखिल हुआ तो देखा दाएं हाथ की तरफ आंगन में एक छोटा सा गार्डन है। मैंने मन में सोचा मकान सुनसान जगह पर है, लेकिन है अच्छा, कल सुबह यहीं पर योगा करूँगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें ज़मीन पर पड़ने लगीं। मैंने जल्दी से भागकर अंदर का दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। दाएं तरफ ही दीवार पर लाइट का स्विच था, उसे ऑन करके लाइट चालू की। वो मकान अंदर से बहुत सुंदर था। दाएं हाथ की तरफ से ही ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ भी थी। सीढ़ियों के बाजू में ही एक बाथरूम भी था, जिसका अंदाज़ा मुझे दीवार पर लगे शीशे और वॉश बेसिन से हो गया। सामने की तरफ 2 कमरे थे और बाएं हाथ की तरफ एक किचन। मैंने सबसे पहले गेट बंद किया और कमरे की तरफ गया। रूम का दरवाज़ा खोलकर मैंने रूम की लाइट जलाई। वो रूम किसी 5 स्टार होटल के रूम जैसा ही था। खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे लगे थे। कमरे के पीछे की तरफ भी एक गेट था। मैंने अपना बैग पलंग पर रखा और पीछे का गेट खोलकर देखा। पीछे की तरफ एक गैलरी सी बनी हुई थी, जो बारिश के कारण पूरी गीली हो गई थी। यहाँ आने से पहले एक बार मुझे लगा था कि कहाँ 15 दिन का किराया बचाने के चक्कर में ऐसा मकान ले लिया, लेकिन अब मुझे अपने फ़ैसले पर बहुत खुशी हो रही थी कि वाह, कम किराए में अच्छा घर मिल गया, वो भी 15 दिन के लिए। मैंने बेड पर बैठकर जूते खोले और बैग में से तौलिया और घर की चप्पल निकाली। तौलिया कंधे पर डालकर मैं बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम की लाइट ऑन करी और अंदर गया। थोड़ी देर में फ़्रेश होकर मैं बाहर आया और वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोने लगा। मैंने मुंह पर फेस वॉश लगाया और मुंह धोने लगा। मेरे मुंह पर झाग था, इसलिए मेरी आंखें बंद थीं। मैंने नल चालू करके मुंह धोना शुरू किया और जब मेरे मुंह से झाग हटा तो मैंने आंखें खोली। आंखें खोलते ही जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा कोई वहम है। शायद आंखों पर झाग की वजह से मुझे वहम हुआ होगा और मैं वापस मुंह धोने लगा। मुंह धोकर मैं वापस अपने कमरे में गया। बैग से एक लोवर और टी-शर्ट निकाली और अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके मैंने ऑफ़िस के बैग से दूध का पैकेट निकाला। दूध का पैकेट मैं अपने साथ ही लेकर आया था। दूध लेकर मैं किचन की तरफ गया और किचन का गेट खोला। किचन भी बहुत सुंदर थी। चमचमाती नई नई टाइलें दीवार और फर्श पर लगी थी। किचन की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, जहाँ से बाहर का नज़ारा साफ देखा जा सकता था। मैंने पहले किचन की लाइट जलाई और खिड़की खोली। खिड़की से बाहर देखने पर एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा था, जो तेज़ हवा से झूल रहा था। बड़ा अजीब सा मौसम था और शायद कुछ डरावना भी। मैंने गैस चालू की, कैबिनेट से पैन निकाला और चाय बनाने लगा। मैंने पैन में चाय पत्ती और पानी डाला और उनके उबलने का इंतज़ार करते करते कुछ गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर में ही चाय पत्ती और पानी उबल गया तो मैं उसमें
दूध डालने लगा। अभी मैं पैन में दूध डाल ही रहा था, तभी मुझे अंदर के कमरों से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कुछ सेकंड रुककर ध्यान से आवाज़ सुनी। बड़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं है, लेकिन ये कोई वहम नहीं था। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। मैं तुरंत भागकर किचन से बाहर आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने रूम में भी गया, जिस रूम में मैंने अपना बैग रखा था, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। मैंने पीछे गैलरी का दरवाज़ा भी खोल कर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। मैं तुरंत दूसरे वाले रूम में भी गया, वहाँ की लाइट जलाकर भी देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरे घर में सिर्फ़ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। लेकिन अब मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, चलो बाद में देखते हैं, पहले चाय तो बना लूँ। और मैं फिर से चाय बनाने के लिए किचन में आ गया। चाय लगभग बन चुकी थी। मैं चाय को कप में डालने के लिए कप निकालने लगा। अभी कोई 2-4 मिनट ही गुज़रे होंगे कि मुझे फिर से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैं घबरा गया और तुरंत भागकर बाहर आया, लेकिन इस बार भी पहले की तरह वहाँ कोई नहीं था। अब तो मुझे घबराहट के कारण उस मौसम में भी पसीने आने लगे। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त दीपक को फ़ोन लगाया। दीपक ने फ़ोन उठाया तो मैंने उससे कहा, हेलो, हाँ दीपक, यार तूने मुझे जो मकान दिलाया है, इसमें कोई गड़बड़ है क्या? दीपक ने मुझसे पूछा, कैसी गड़बड़ यार? मैंने दीपक से कहा, यार यहाँ आते ही जब मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था, तो सबसे पहले मुझे शीशे में अपने पीछे कोई औरत खड़ी दिखी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और अभी जब मैं किचन में चाय बना रहा था तो 2-2 बार मुझे अंदर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। देख यार, तुझे मेरी कसम, सच सच बता, कोई चक्कर तो नहीं है ना इस मकान में? मेरी बात सुनकर दीपक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, तो मैंने उसे डांटते हुए कहा, यार यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तू हंस रहा है। दीपक ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, यार हंसूं नहीं तो क्या करूँ? अरे कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है यार। शीशे में औरत दिखी, गाना गा रही थी, कुछ भी यार। अरे इतना तो तेरा बेटा रवि भी नहीं डरता होगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कर। मुझे सच में किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दी, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। दीपक ने फिर मजाक करते हुए कहा, तो अच्छा है ना यार, वैसे भी तू वहाँ अकेले बैठे बैठे बोर ही होता। भगवान का शुक्र बना, कोई खाली घर में तेरे लिए गाना गा रही है, एंजॉय कर। और हाँ, अब की बार वो औरत दिखे तो उससे फ्रेंडशिप भी कर लेना, मैं भाभी को कुछ नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर दीपक ने फ़ोन ही काट दिया। मैंने मन में सोचा, ये दीपक भी ना कभी नहीं सुधरेगा। इतना सोचकर मैं किचन से अपनी चाय ले आया और अपने बेड पर बैठकर पीने लगा। दीपक की बातों ने मुझे मेरे 5 साल के बेटे रवि की याद दिला दी थी। मैंने मन में सोचा, इतना तो मेरा रवि भी नहीं डरता, वो भी रात को अकेले बाथरूम चला जाता है। लेकिन 15 दिनों तक मैं अपने रवि से कैसे दूर रहूँगा? सोचते सोचते मैंने जेब से अपना मोबाइल, फ़ोटोज़ देखते देखते मैं अपनी वाइफ निशा और अपने बेटे रवि की यादों में खो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना फ़ोन बंद करते हुए कहा, चलो कोई नहीं, अब दिन तो काटने ही हैं, काट लेंगे जैसे तैसे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल भूख लग रही है, बाहर निकल कर देखता हूँ आसपास कोई ढाबा शाबा हो तो। मैंने बैग से अपना रेनकोट निकाला और बाहर जाने के लिए घर का दरवाज़ा खोला। बाहर हल्की हल्की बारिश चल रही थी। मैंने सोचा, चलो चल ही आता हूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ये सोचकर मैं घर को लॉक करके निकल गया। बाहर पूरे रास्ते पर
कीचड़ ही कीचड़ था। मैं कीचड़ से बचते बचाते चल रहा था। दूर से कहीं कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही थी। बड़ा डरावना मौसम था। उस एरिया में रोड लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैं अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके चल रहा था। मैं अभी कोई 10 मिनट ही चला होऊंगा कि मुझे एक 2 कमरों का ईंटों का मकान दिखा, जिसके अंदर एक पीला बल्ब जल रहा था। मैंने सोचा, अरे ये घर कहाँ से आया? जब मैं यहाँ आया था तब तो यहाँ कोई घर नहीं था, अब कहाँ से आ गया? लेकिन मैंने सोचा, चलो शायद मैंने जल्दबाजी और मकान ढूंढने की टेंशन में इस पर ध्यान ही ना दिया हो। ये सोचकर मैं उस 2 कमरों के घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने आगे जाकर देखा तो उस घर की दीवार पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था अनजान टिफ़िन सर्विस। मैंने अपने मन में भगवान को धन्यवाद किया और कहा, अरे वाह भगवान, एक के बाद एक चमत्कार कर रहे हो। इतनी सुनसान जगह पर इतनी पास ही टिफ़िन सर्विस, जय हो भोले की। इतना बोलकर मैं उस मकान के गेट की तरफ बढ़ा। उस टाइम इतनी पास ही टिफ़िन मिलने की खुशी में मैं ये सोच ही नहीं पाया कि इस सुनसान जगह पर टिफ़िन कौन लेता होगा। खैर, मैं उस मकान के गेट की तरफ बढ़ा और गेट खोलकर अंदर गया। अंदर एक रूम में पर्दा लगा था और अंदर लाइट भी जल रही थी। मैंने बाहर से ही आवाज़ दी, हेलो जी, कोई होगा यहाँ पर? मेरे आवाज़ लगाने के 2 मिनट बाद तक कोई बाहर नहीं आया और ना कोई आवाज़ सुनाई दी। 2 मिनट बाद किसी औरत ने उस रूम का पर्दा हटाया और बोली, जी कहिए, क्या काम है? एक बार तो मैं उस औरत को देखकर चौंक गया, क्योंकि इस सुनसान जगह पर एक औरत क्या कर रही है? मुझे लगा था यहाँ कोई आदमी होगा, लेकिन यहाँ तो एक औरत थी। मैं कुछ देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। उस औरत ने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने थे, देखने में भी थोड़ी ठीक ठाक ही लग रही थी। तभी उस औरत ने फिर से पूछा, जी बताएंगे क्या चाहिए आपको? मैंने अपनी सोच में से बाहर आते हुए कहा, जी मुझे टिफ़िन चाहिए था। मैं यहीं मकान नंबर 402 में 15 दिनों के लिए आज ही रहने आया हूँ। अकेला हूँ, कोई खाना बनाने वाला नहीं है और मुझे तो चाय के अलावा कुछ बनाना आता नहीं, इसलिए टिफ़िन चाहिए था। बाहर आपका बोर्ड देखा तो अंदर आया। फिर उस औरत ने कहा, अच्छा तो आप उस मकान नंबर 402 में आए हैं, चलो अच्छा है, कोई तो आया। मैंने उसे कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। फिर उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, आप फ़िक्र मत कीजिए, आपको यहाँ टिफ़िन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ले जाइए। मैंने कहा, जी ये तो और अच्छी बात है, प्लीज़ एक टिफ़िन दे दीजिए। उस औरत ने कहा, जी अभी लाई, और वो अंदर चली गई। मुझे लगा था कि वो टिफ़िन पैक करेगी तो 10 मिनट तो लगेंगे ही, इसलिए मैं उस घर के आंगन में टहलने लगा। लेकिन वो औरत कोई 30 सेकंड के अंदर ही टिफ़िन ले आई, जैसे उसे पता ही था कि मैं आने वाला हूँ, और उसने टिफ़िन तैयार ही रखा था। उसने बाहर आकर मुझे टिफ़िन पकड़ाते हुए कहा, लीजिए। मैंने उसे टिफ़िन लेते हुए कहा, धन्यवाद जी, कितने पैसे हुए? उस औरत ने कहा, कोई नहीं, बाद में हिसाब कर लेंगे, वैसे भी इस दुनिया में सबको अपना हिसाब चुकाना ही पड़ता है। मुझे उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मैंने इससे आगे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो औरत बहुत कम बोलती थी और जो भी बोलती थी बहुत गंभीर आवाज़ में। मैंने उससे कहा, ओके जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इतना बोलकर मैं उस घर से बाहर निकला, गेट वापस बंद किया और वापस अपने उस मकान की तरफ बढ़ने लगा, वही मकान नंबर 402 की तरफ। उस मकान पर पहुंचकर मैं मेन गेट खोलकर अंदर गया और मेन गेट वापस बंद किया। अंदर जाकर मैंने लॉक खोलकर गेट खोला, लेकिन मैंने जैसे ही अंदर की लाइट ऑन की तो कुछ सेकंड के लिए मुझे मेरे रूम में एक औरत खड़ी दिखी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता,
वो औरत गायब हो गई। मैंने पूछा, कौन है रूम में? और मैं रूम की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर लाइट जलाई तो रूम में कोई नहीं था। मैंने मन में सोचा, यार ये हो क्या रहा है? पहले शीशे में कोई औरत दिखी, फिर किसी के गाने की आवाज़ आई, और अब फिर से। ये वहम तो नहीं हो सकता। वहम होता तो एक बार होता, बार बार थोड़ी। लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। फिर मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। अंदर आकर मैंने अपना टिफ़िन खोला और बेड पर बैठकर खाना खाने लगा। 15 या 20 मिनट में ही मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं किचन में गया और अपना टिफ़िन धोकर वहीं रख दिया। किचन बंद करके मैं रूम में आया। जेब से मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो रात के 10:15 बज रहे थे। मैं दिन भर का थका हुआ था तो नींद भी आने लगी थी, इसलिए मैंने बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ ली और थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी आ गई। लेकिन मुझे सोए हुए अभी कोई 2 घंटे ही हुए होंगे कि अचानक मेरी आँख खुली। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मैं डर गया और मैंने सोचा, ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखा। रात के 12:10 हो रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और लाइट जलाई। वो आवाज़ रूम के पीछे बनी गैलरी से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया। दीवार के एक कोने में मेरा बेटा रवि अपने सिर को घुटनों में लगाए रो रहा था। मैं तुरंत भागकर उसके पास गया और ज़मीन पर उसके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ रवि? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? पता नहीं ये उस मकान का असर था या क्या था। मैंने रवि से ये तक नहीं पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। मैंने उससे फिर पूछा, रवि क्या हुआ? बोलो ना, क्यों रो रहे हो? मेरे इतना बोलने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया। मैंने जैसे ही रवि का चेहरा देखा तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। उसका छोटा सा चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। मैंने रोते हुए रवि से पूछा, रवि ये क्या हो गया तुम्हें? रवि कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। मैंने फिर पूछा, रवि क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना। इस बार उसने रोते रोते जवाब दिया, पापा मुझे शमशान घाट ले चलो, मुझे शमशान घाट ले चलो पापा। मैंने रवि को रोते हुए बोला, क्या बोल रहे हो रवि तुम? तुम्हें पता भी है शमशान घाट क्या होता है? उसने फिर बोला, पापा मुझे शमशान घाट ले चलो, उसने मुझे मार दिया, मुझे शमशान घाट ले चलो पापा। मैं बुरी तरह से रोने लगा था और रोते रोते मैंने उससे पूछा, किसने तुम्हें मार दिया बेटा? बताओ ना, ऐसा मत बोलो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। लेकिन अब वो बच्चा गुस्से में आ गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, मुझे शमशान घाट ले चलो पापा, मुझे शमशान घाट जाना है, मुझे शमशान घाट ले चलो पापा, मुझे शमशान घाट जाना है। और उसने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं दूसरी तरफ गिर गया, लेकिन मैं रोते रोते फिर से उठने लगा। मैं बस रोते रोते यही बोले जा रहा था, रवि क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें रवि? लेकिन जब मैंने रोते रोते वापस उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, रवि रवि, लेकिन वहाँ तो अब कोई नहीं था। मैं उठकर अपने रूम की तरफ भागा और सीधा जाकर चादर ओढ़कर लेट गया। मैं लगभग पागल जैसा हो गया था और रोते रोते बस यही बोले जा रहा था, रवि तुम्हें क्या हो गया? रवि क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया रवि तुम्हें? और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन थोड़ी देर में फिर से मेरी आंख खुली तो मैंने सुना कि किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। मैं अपने बिस्तर से उठा तो देखा वो आवाज़ पास के रूम से आ रही थी। मैं तुरंत भागकर पास वाले रूम में गया। कमरे में जाकर मैंने लाइट जलाई तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई।
क्योंकि उस कमरे में पलंग पर मेरी वाइफ निशा पलंग के एक कोने में पागलों की तरह बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बेड पर उंगलियों से कुछ बना रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई है। वो लगातार कुछ गुनगुना रही थी। मैं भागकर उसके पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ निशा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं उसका चेहरा देखकर फिर से रोने लगा था, क्योंकि उसका चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। आँखों के नीचे काले घेरे थे, बाल भी थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से ना नहाई हो। मेरी ब्यूटीफुल सी और यंग वाइफ की ऐसी हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते उससे बोला, निशा क्या हो गया तुम्हें, बोलो ना निशा। मेरे इतना बोलते ही वो भी मेरी आंखों में देखकर रोने लगी। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ निशा तुम्हें, बोलो ना निशा। फिर उसने रोते रोते कहा, संजीव मुझे शमशान घाट छोड़ाओ, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे शमशान घाट छोड़ाओ ना प्लीज़। अब तक तो मैं भी पागल हो चुका था। मैंने उससे रोते रोते बोला, ऐसा मत बोलो निशा प्लीज़, ऐसा मत बोलो। तुम्हें क्या हो गया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों अकेली हो, बोलो ना निशा। निशा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो रोते रोते फिर से बोली, मुझे शमशान घाट छोड़ाओ ना संजीव प्लीज़, उसने मुझे मार दिया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। ऐसा बोलकर वो मुझे अपने हाथ दिखाने लगी। उसके कोमल हाथों पर बड़ी बड़ी खरोंचें लगी थी और उनमें से खून भी बह रहा था। मैं उसके हाथ पकड़कर रोने लगा था और बोलने लगा, ये तुम्हें क्या हो गया निशा, ये तुम्हें क्या हो गया। तभी अचानक से वो बहुत गुस्से में आ गई और चिल्लाकर बोलने लगी, मुझे शमशान घाट ले चलो संजीव, मुझे शमशान घाट जाना है, मुझे शमशान घाट ले चलो, मुझे शमशान घाट लेकर क्यों नहीं चलते तुम। और उसने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं पलंग के दूसरी तरफ जाकर गिरा। मैं पलंग पर पड़ा पड़ा ही रोने लगा और बोलने लगा, ये तुम्हें क्या हो गया निशा, ये तुम्हें क्या हो गया। उसके बाद मैं रोते रोते वापस उठा तो मैंने देखा कि पलंग पर कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। पूरे कमरे में बस एक डरावना सा सन्नाटा पसरा था। मैं चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर हॉल में आया तो बाहर वही बच्चा यानी मेरा बेटा रवि खड़ा था और मुझे बोल रहा था, पापा मुझे शमशान घाट छोड़ाओ। ये देखकर मैं डर से कांपने लगा और गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागा। मैं मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ तो मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं उस मकान का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था और हर तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं सड़क पर बेहताशा भागे जा रहा था। वो आवाज़ अब मेरे कानों में चुभ रही थी, इसलिए मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। भागते भागते अचानक मुझे वही 2 कमरों का ईंटों का मकान दिखा जहाँ से मैं टिफ़िन लाया था। मैं मदद मांगने के लिए उस मकान की तरफ भागा और गेट खोलकर भागते हुए अंदर की तरफ गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस वक्त रात के कोई 3 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उस मकान की लाइट चालू थी। लेकिन उस वक्त भी ना जाने मुझे क्या हो गया था कि इस बात पर भी मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैं भागता हुआ सीधा उस कमरे में घुस गया जहाँ वो टिफ़िन वाली औरत मुझे मिली थी। लेकिन अंदर का नज़ारा तो दिल को चीर देने वाला था, क्योंकि मैंने देखा कि कमरे के फर्श पर उसे टिफ़िन वाली औरत की डेड बॉडी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी पड़ी थी और बहुत सारी औरतें उसे घेर कर रो रही थी। वो सब औरतें
एक ही बात बोल रही थी, कोई हमें शमशान घाट ले चलो, कोई हमें शमशान घाट ले चलो। उस भयानक आवाज़ को सुनकर मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। एक पल के लिए तो मैं अपने कानों को भींचकर वहीं बैठ गया, लेकिन अगले ही पल उठकर मैं वापस उस मकान की तरफ भागा। मैंने सोचा था कि मैं अपना सामान उठाकर अभी यहाँ से भाग जाऊँगा। भागते भागते थोड़ी देर में मैं उस मकान पर पहुँच गया। मैं उस मकान का गेट खोलकर अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के उस पार लगे पेड़ पर गई। ये वही पेड़ था जो इस मकान की किचन से दिखता था, और वहाँ जो मैंने देखा वो सब कुछ शांत कर देने वाला था। मैंने देखा बारिश की बूंदों में भीगा हुआ और तेज़ हवाओं से झूलता वो भयानक पेड़, और उस पेड़ पर मेरी लाश फांसी पर लटक रही थी।